नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डैफोडिल कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर समसामयिकी के विशेष एपिसोड में एक बार पुनः मैं सतवीर सिंह सिसोदिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 3 मई की इस दैनिक समसामयिकी के अंतर्गत आज हम आज के दिन की जो विशेष महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पूछी जा सकती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस समसामयिकी के एपिसोड में हम प्रथम बिंदु जो है वो ले रहे हैं कश्मीरी केसर। ये पूरे भारत में एक वेल नोन इश्यू है कि केसर का उत्पाद है वो भारत के एकमात्र राज्य में होता है और उसका नाम है कश्मीर। तो ये जो कश्मीरी केसर है इसे हाल ही के अंदर जीआई टैग मिला है। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि ब्लैक राइस जो मणिपुर का उत्पाद है और इसके साथ साथ गोरखपुर का टेरिकोटा जिसमें मिट्टी से मूर्तियां या बर्तन वगैरह का निर्माण किया जाता है, तो उन दोनों उत्पादों को जीआई टैग मिला था। और उसी के साथ जो तीसरा उत्पाद है वो है कश्मीरी केसर। अब कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिला है, तो ये नवीनतम उत्पाद है वर्ष 2020 के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि एक ही दिन में 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला था, जिसमें एक ब्लैक राइस जो मणिपुर से संबंधित था, दूसरा गोरखपुर टेरिकोटा जिसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था, और ये जो तीसरा उत्पाद है वो कश्मीर से है। और ये प्राकृतिक उत्पाद है, विशेषकर हम ये कह सकते हैं कि एक मसाला उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। तो आज के इस वीडियो के इस प्रथम बिंदु के अंतर्गत ये जो बिंदु है जिसकी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन या सूचना ये है कि कश्मीरी केसर जिसे जीआई टैग प्राप्त उत्पाद। अब अगर हम इस कश्मीरी केसर से संबंधित विशेषताओं की चर्चा करें तो ये सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि इसकी विशेषता के अंतर्गत अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो ये मसाला उत्पाद है या एक तरीके का मसाला है, रेशेदार उत्पाद है जिसका रंग पूर्णतया लाल होता है। स्वाद में थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन भारतीय मसालों के अंदर सबसे महंगा मिलने वाला ये उत्पाद है। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि उत्पादक क्षेत्र कश्मीर के विशेष 4 राज्य हैं, जिसके अंतर्गत पुलवामा, किश्तवाड़, श्रीनगर व कुपवाड़ा जिलों का नाम आता है। इन 4 जिलों के अंदर यह मसाला उत्पादन किया जाता है। और इसकी तीसरी विशेषता यह है कि मसाला श्रेणी का उत्पाद है। अगर इसके अतिरिक्त इससे संबंधित हम अन्य सूचनाओं के बारे में चर्चा करें तो भारत में जो कश्मीरी केसर है ये 3 प्रकार की पाई जाती है। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार है, जिसके अंतर्गत पहला इसका उत्पाद है जिसका नाम होता है मोगरा केसर। मतलब कश्मीरी केसर का ही एक उप उत्पाद है जिसमें मोगरा केसर नाम का उत्पाद या मोगरा केसर नाम का ये प्रकार है। दूसरा इसका जो प्रकार है उसका नाम है लच्छा केसर। और तीसरा जो इसका उत्पाद है उसका नाम है गुच्छी केसर। तो इस प्रकार भारत में केसर का केवल मात्र उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। उसमें विशेषकर 3 प्रकार की केसर उत्पादित की जाती है, जिसमें 1 नंबर मोगरा केसर, दूसरा इसका उत्पाद जो है वो लच्छा केसर और तीसरा गुच्छी केसर है। विशेष रूप से इसके जो उत्पादक जिले हैं जिनमें पुलवामा, किश्तवाड़, श्रीनगर व कुपवाड़ा के अंदर इनका उत्पादन किया जाता है। और यह उत्पाद नवीनतम जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद है। अगर हम वैश्विक स्तर पर केसर के उत्पादन से संबंधित बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश ईरान है। ईरान में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किया जाता है। उसका निकटतम प्रतिद्वंदी है वो भारत है, और भारत में केवल और केवल मात्र जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो जीआई टैग है, अगर जीआई टैग के संबंध में हम चर्चा करें तो सन 1999 में
भौगोलिक संकेतक अधिनियम वैश्विक स्तर पर भारतीय स्तर पर लागू हुआ था। भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999, जिसके तहत ये जीआई टैग दिया जाता है। संबंधित क्षेत्र जहां का ये उत्पादन है वहां के द्वारा ये जो इसकी कार्यकारी एजेंसी है उसके यहाँ आवेदन किया जाता है और उसके सारे पक्षों पर विचार करने के उपरांत उसको ये जीआई टैग दिया जाता है। अब अगर हम जीआई टैग के बेनिफिट्स की बात करें या जीआई टैग से जो फायदे होते हैं उनके बारे में चर्चा करें तो इसके निम्नलिखित फायदे हैं। जीआई टैग के बेनिफिट्स या जीआई टैग है क्या? जीआई नाम से स्पष्ट है, इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडेक्शन। जिस किसी उत्पाद को जीआई टैग मिल जाता है उस उत्पाद का वैश्विक व राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। वैश्विक व राष्ट्रीय व्यापार उस उत्पाद, क्योंकि उसको एक विशेष महत्व मिल जाता है या विशेष इंडेक्स मिल जाता है जिस वजह से उस उत्पाद की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है और वो डब्ल्यूटीओ की एक विशेष लिस्ट के अंदर उसका अंकन हो जाता है। तो वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है जीआई टैग के द्वारा। और इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि उस उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा उत्पादित करने के लिए फंडिंग होती है या उसके लिए पैसा दिया जाता है। वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा, स्थानीय सरकार के द्वारा, संबंधित राज्य की सरकार के द्वारा या इसके साथ साथ राष्ट्रीय या केंद्र सरकार भी उस चीज के उत्पादन के लिए विशेष प्रयास करती है। तो इस जीआई टैग से हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन में विशेष बढ़ोतरी होती है। तो इसकी जो तीसरा बेनिफिट है, तीसरा फायदा है वो ये है उत्पादन में विशेष वृद्धि। अब जो जीआई टैग जिस किसी वस्तु को मिलता है तो एक तरीके का पेटेंट या कॉपीराइट जैसा ही ये नियम है और इसकी जो अवधि होती है वो 10 वर्ष मानी जाती है। अवधि है वो 10 वर्ष संबंधित होती है। अगर भारत में पहला जीआई टैग की बात करें, भारत का पहला जीआई टैग उत्पाद तो वो दार्जिलिंग की चाय है। दार्जिलिंग चाय जो पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। 2004 में उसको पहली बार जीआई टैग मिला था। राजस्थान के दृष्टिकोण से देखें तो बीकानेरी भुजिया है या मकराना का संगमरमर है, उसे भी जीआई टैग प्राप्त है। तो इस तरीके से जीआई टैग एक व्यापारिक दृष्टिकोण से विशेष उत्पाद बन जाता है और उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व हो जाता है। दूसरा अगर आज का महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी चर्चा करें तो उसका नाम है टूमा दिवस। अब ये टूमा एक मछली की प्रजाति है। मछली का प्रकार हम इसे कह सकते हैं, एक मछली की प्रजाति है जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहने का मतलब है मत्स्य के क्षेत्र में इस प्रकार की मछली की वैश्विक डिमांड बहुत ज्यादा है। ये प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत होती है और उसके साथ साथ अगर हम इसकी सामाजिक संरचना की बात करें तो सारक मछलियों से बचने के लिए ये व्हेल के साथ ही गति करती है या व्हेल मछलियों के झुंड में रहती है। मुख्य विशेषता इसकी हम ये कह सकते हैं व्हेल मछलियों के झुंड में रहती है। और ये टूमा दिवस है, ये है 2 मई से संबंधित। वैश्विक टूमा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो उसका उत्तर होगा 2 मई। अगर हम आज की समसामयिकी के दृष्टिकोण से बात करें तो 3 मई है। 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल एनर्जी डे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस है वो 3 मई को मनाया जाता है। ये भी वैश्विक दिवस है। उसी तरीके से टूना दिवस है, ये भी वैश्विक दिवस है लेकिन उसको 2 मई को मनाया जाता है।
तो ये दोनों दिवस निकटतम जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उससे संबंधित है, इस वजह से इन दोनों का इसी वीडियो के अंदर सम्मिलित करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगले बिंदु की अगर हम चर्चा करें तो वो है आईसीसी रैंकिंग। अब आईसीसी रैंकिंग, आईसीसी संस्था एक वेल पॉपुलर संस्था है जो क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। अब आईसीसी रैंकिंग ये तीनों फॉर्म में, क्रिकेट के तीनों फॉर्म में रैंकिंग जारी करती है, चाहे वो टी20 की बात करें, चाहे वो टेस्ट मैचेस की बात करें, या फिर अगर हम वनडे सीरीज के दृष्टिकोण से देखें, तीनों फेज के अंदर ये रैंकिंग जारी करती है। अगर इस बिंदु की हम विशेष रूप से चर्चा करें तो ये भारत के लिए थोड़ी सी पीड़ाजनक बात हो सकती है, क्योंकि भारत टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था, जो फिसलकर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, और भारत का स्थान अभी हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया ले लिया है। तो आईसीसी रैंकिंग जो है, इनकी तीनों रैंकिंग की अगर हम चर्चा करें, टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया, प्रथम स्थान पर है। अगर हम इसके वनडे फॉर्म की बात करें, वनडे प्रारूप के अंदर जो पहली रैंक है वो इंग्लैंड को प्राप्त है, और अगर हम टी20 प्रारूप की चर्चा करें तो टी20 प्रारूप में भी पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो क्रिकेट के जो महत्वपूर्ण दो प्रारूप है उनमें प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, जबकि वनडे सीरीज के अंतर्गत इंग्लैंड को पहला स्थान प्राप्त। यद्यपि ये टेस्ट रैंकिंग में हाल ही के अंदर भारत प्रथम स्थान पर था, लेकिन अब ये फर्स्ट रैंक से फिसलकर और भारत की रैंकिंग जो है वो तीसरे स्थान पर चली गई है। भारत है वो तीसरे स्थान पर फिसल गया है। तो ये अगर हमें इनके एक प्रतियोगिता के स्तर पर बात करें तो भारत के लिए थोड़ी सी नुकसान देने वाली बात है। यद्यपि इन रैंकिंग के अंदर परिवर्तन होता रहता है, जैसे ही ये कोविड-19 का संकट खत्म हो जाएगा तो हम आशा करते हैं मैचेस जब शुरू होंगे तो भारत अपना जो पुराना स्थान है वो पुनः प्राप्त कर लेगा। अगर हम अगले बिंदु की अगर हम चर्चा करें तो 5 नंबर बिंदु है हमारा आज का किसान सभा ऐप। किसान सभा ऐप ये निश्चित ही है कि कोरोना संक्रमण के चलते ये जो लॉकडाउन के 3 फेज भारत में आयोजित किए गए हैं, इन तीनों फेज में सबसे ज्यादा अगर वजन किसी क्षेत्र पर पड़ा है तो हम मान सकते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का आधार है वो कृषि माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र और कृषि पर सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन का असर पड़ा है। यद्यपि भारत में रबी फसल की अभी सीजन थी और जिस दौरान ग्रामीण क्षेत्र है शहरों जितना नुकसान में नहीं है, लेकिन फिर भी आगामी समय को देखते हुए कि इस क्षेत्र पर दबाव कुछ ज्यादा रहने वाला है, तो हमारे सीएसआईआर ने एक किसान सभा ऐप विकसित किया है। किसान सभा ऐप को विकसित करने वाली अगर संस्था की बात की जाए तो उसका उत्तर होगा सीएसआईआर। ये जो संस्था है इस किसान सभा ऐप के माध्यम से किसानों को उनके प्रोडक्ट की मार्केट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, उनका एमएनपी बताने के लिए या न्यूनतम समर्थन मूल्य बताने के लिए, या उनमें फ्यूचर के अंदर इससे रिलेटेड क्या फोरकास्टिंग हो सकती है, इससे संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाएगी। किसान सभा ऐप इसका निर्माण करने वाली या इसको बनाने वाली संस्था की अगर हम बात करें तो सीएसआईआर है। इसका संबंध है वो पूर्णतः किसान से संबंधित है, नाम से स्पष्ट है कि वो किसान कृषकों से संबंधित है। और ग्रामीण क्षेत्र पर जो कोविड-19 के चलते जो विशेष रूप से दबाव बढ़ा है, उस दबाव से कुछ हद तक रिलीज करने के लिए इस ऐप का विकास किया गया है। समसामयिकी के आज के अगले बिंदु की अगर हम चर्चा करें तो उसमें एक व्यक्तित्व का नाम आता है जिनका नाम है तरुण बजाज। तरुण बजाज है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही के अंदर भारत में आर्थिक मामलों के सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये एक राष्ट्रीय नियुक्ति है, जिस दृष्टिकोण से ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और संवैधानिक पद भी है। तो आर्थिक मामलों के सचिव है तरुण बजाज को हाल ही के अंदर नियुक्त किया गया है, आर्थिक मामलों के सचिव।
और इस आज की इस क्लास का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो अंतिम बिंदु है अपनी समसामयिकी की क्लास का, वो है श्रमिक स्पेशल। अब श्रमिक स्पेशल, जिसमें सबसे ज्यादा जोर श्रमिकों पर दिया गया है, लेकिन ये श्रमिक स्पेशल शब्दावली है एक विशेष ट्रेन को लेके है, या श्रमिक स्पेशल नाम की विशेष ट्रेन संचालित की गई है या ट्रेन चलाई गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो है प्रवासी मजदूरों की, लॉकडाउन के चलते जो दूसरे स्टेट्स के लोग थे, दूसरे स्टेट्स में मजदूरी करने आए थे, तो वो वापस गए थे, उनकी अपने राज्य में वापस पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये ट्रेन चलाई गई है, जो लॉकडाउन के अंतर्गत चलाई गई है। किसी भी प्रकार की हम ये नहीं मान सकते कि सवारी ट्रेन है, एक विशेष उद्देश्य को लेकर इसका संचालन किया गया है। तो उद्देश्य इसका प्रवासी मजदूरों को घर वापसी हेतु चलाई गई ट्रेन। ये देश के 5-6 रूटों पर चलाई गई है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू ये बनता है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन सबसे पहले किन 2 राज्यों के बीच चलाई गई। तो अगर इस दृष्टिकोण से पूछें या इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो उन दोनों स्टेट से जिन्होंने सबसे पहले इस ट्रेन का संचालन किया, उनका नाम है तेलंगाना टू झारखंड। तो ये इश्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस श्रमिक स्पेशल बिंदु से रिलेटेड, कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो तेलंगाना से झारखंड के बीच चलाई गई। तो आज के समसामयिकी विषय के वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में हम नवीन जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।